गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने CFT थ्योरी की बात कर रहे थे। CFT क्रिस्टल छत्र सिद्धांत, विपाटन सिद्धांत। इसमें एक नंबर पॉइंट पढ़ा था कि धातु और लिगेंड के मध्य आयनिक बंध पाया जाता है। आयनिक बंध इसमें बताया था कि लिगेंड धातु के चारों तरफ बिंदु आवेश के रूप में व्यवस्थित होते हैं। 2 नंबर पॉइंट था डी कक्षकों का विभाजन। डी कक्षकों का विपाटन। ये विपाटन अष्टफलकीय संकुल की बात करें, अष्टफलकीय संकुलों में, अष्टफलकीय संकुल में जो लिगेंड आएगा वो अक्षों की दिशा से आएंगे। ये 5 डी कक्षक के धातु के पांचों की ऊर्जा समान है, यानी कि ये समभ्रंश डी कक्षक है, मतलब पांचों की ऊर्जाएं समान है। जब तक लिगेंड नहीं जुड़े तब तक पांचों की ऊर्जाएं समान। जैसे इनसे जुड़ने के लिए लिगेंड आएगा ये 2 भागों में विभाजित हो जाएंगे। जिनकी ऊर्जा कम हो जाती है, कौन कौन से कक्षक होंगे? DXY, DYZ एंड DZX। जिनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्षों के मध्य आता है उनमें कम प्रतिकर्षण हुआ, इनको नाम दिया T2Z। जिनकी ऊर्जा बढ़ जाती है उनको नाम दिया EG कक्षक। ये थे DX2Y2 एंड DZ2। इनके बीच ये जो एनर्जी लेवल है इसको बोलते हैं बारी सेंटर। इस एनर्जी लेवल को क्या नाम दिया? बारी सेंटर। बारी सेंटर। ये पेन शायद दिखाई नहीं देगा, दूसरा पेन लगा देता हूं यहां पे। ये वाइट थोड़ा दिख जाएगा। इसको मैंने नाम दे दिया बारी सेंटर। बारी सेंटर। यहां जो एनर्जी डिफरेंस है ये एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा O, जिसको नाम देते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल छत्र विपाटन ऊर्जा। आगे इस S का नाम एक और आएगा, स्थायीकरण ऊर्जा। यही वैल्यू 10dQ के बराबर, 10dQ। यहां तक वैल्यू ज्ञात करनी हो, टोटल कक्षक है 5 तो अपॉन में लेंगे 5। ऊपर वाली ज्ञात करनी है तो ये वाले कक्षक लेने 5/3 डेल्टा O। 5/3 का तो 0.6 डेल्टा O। ये ऊपर गया प्लस में, ये कम हुआ माइनस में। ये हो जाएगा 5 बट्टा ऊपर वाले कक्षक लेने 2/5, 0.4 डेल्टा O। DQ के रूप में ले तो 1 डेल O 10 DQ के बराबर है, तो यहां हो जाता 6 DQ, यहां हो जाता 4 DQ। दोनों मिलाकर 10 DQ होना चाहिए। यहां तक की बात तो समझ में आ गई। अब इनमें इलेक्ट्रॉन भरने के आधार पे, यानी कि लिगेंड ऐसे लो, डेल्टा O के आधार पर, डेल्टा O के आधार पर लिगेंड के प्रकार, डेल्टा O के आधार पर लिगेंड के प्रकार, लिगेंड के प्रकार। इस आधार पर लिगेंड को 2 भागों में बांटा। फर्स्ट A पॉइंट, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, पर्बल लिगेंड। दूसरा B पॉइंट, वीक लिगेंड, दुर्बल लिगेंड।
प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड, दोनों में क्या फर्क है समझना। ये मैंने डी कक्षकों का विभाजन लिखा, ध्यान से समझना, फिर लिगेंड के प्रकार की बात करेंगे। ये इस तरह से मैंने विपाटन किया, T2G और EG, इनके बीच ऊर्जा अंतराल है डेल्टा U, या मैंने इसी विभाजन को ऐसे किया। ध्यान से समझना, दोनों का विभाजन एक जैसा है। इसमें डेल्टा O का मान कम है, इसमें डेल्टा O का मान ज्यादा है। तो प्रबल लिगेंड, चित्र नहीं बनाना आपको, प्रबल लिगेंड की परिभाषा बताना, चित्र तो दोनों में एक जैसा है। परिभाषा क्या है प्रबल लिगेंड की? वह लिगेंड जो डी कक्षकों को अधिक ऊर्जा अंतराल से विभाजित करे, प्रबल लिगेंड कहलाते हैं। वह लिगेंड जो डी कक्षकों को अधिक ऊर्जा अंतराल से विभाजित करे, प्रबल लिगेंड कहलाता है। अब एक लाइन और लिखनी है इसके लिए, वो समझना पहले। मान लीजिए इसमें D4 विन्यास आया, प्रबल हो या दुर्बल हो, धातु का विन्यास है D4। ये मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन वहां जाएंगे जहां ऊर्जा कम हो, तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन तो यहां आएंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाए वो डिपेंड करेगा कि अब यहां आए तो युग्मित होने के लिए ऊर्जा चाहिए P या पाई, युग्मन ऊर्जा बोलते हैं, और ऊपर जाए इजी में तो डेल्टा O चाहिए। अब कहां जाएगा तो इसके लिए डेल्टा O का मान ज्यादा है पाई या P से। युग्म बनाने के लिए ऊर्जा कम चाहिए, यहां जाने के लिए ज्यादा चाहिए। इसमें डेल्टा O की वैल्यू कम है पाई या P से। युग्म बनाने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए और ऊपर जाने के लिए ऊर्जा कम चाहिए। इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जहां ऊर्जा कम चाहिए, ऐसे समझो। ये बस है, यहां 2 की सीट है, यहां 3 की सीट है। यहां एक कैंडिडेट पहले से बैठा है, नया आने वाला कैंडिडेट यहां बैठेगा या इसके पास बैठेगा, ये वहां बैठेगा जहां ऊर्जा कम खर्च हो। तो अब देखो यहां तक आने में, यहां बैठने के लिए ऊर्जा चाहिए 5 किलो जूल, और यहां तक आता है तो एक्स्ट्रा ऊर्जा चाहिए 3 किलो जूल। तो अगर यहां बैठता है तो ऊर्जा कितनी? 5 किलो जूल, यहां आने के लिए 8 किलो जूल। वहां बैठेगा जहां ऊर्जा कम चाहिए, कम ऊर्जा कहां खर्च होगी? यहां बैठने पे। कितनी खर्च होगी? 8 किलो जूल। अब कोई कहे सर यहाँ तो 5 ही होगी, यहाँ 5 नहीं होगी, टोटल ऊर्जा लेनी है। एक व्यक्ति यहाँ बैठा है 2 की सीट पे, तो निश्चित रूप से सीट के बीचों बीच बैठा होगा, तो 5 तो ये है ही। अब इसको बोलना पड़ेगा कि भैया थोड़ा इधर हो, बोलने में खर्च होगी 3 किलो जूल, 8 हो गई ना, इससे बेटर आगे चला जाता। अब इसका अगला जवाब होगा कि भैया ये सीट खाली पड़ी है ना, इस पे बैठ जा। अब कहेगा क्यों, मैं तो यही बैठूंगा, फिर खर्च होगी 5 किलो जूल। अब ये झगड़ा कितना बढ़ जाए उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब इसके साथ युग्म बनाने के लिए ऊर्जा ज्यादा चाहिए और एक स्टेप आगे चलने के लिए उतनी ज्यादा नहीं चाहिए, तो ये यहां आकर के बैठेगा। मतलब यहां P का मान ज्यादा है इस डिफरेंस से, इस डिफरेंस को डेल्टा O मान लेते हैं। P ज्यादा था, डेल्टा O कम था, चुपचाप यहां आ गया, युग्म नहीं बनाया। अब सिचुएशन है सारी सीटें भरी हुई है, टोटल फुलफिल है, एक सीट यहां लास्ट में खाली है और एक यहां खाली है। अब जो आएगा वो लास्ट में नहीं जाएगा, इसी को कहेगा थोड़ा इधर हो जा, क्या थोड़ा होके बैठा है। इसका मतलब अब युग्म बनाने के लिए ऊर्जा कम चाहिए और ये ऊर्जा ज्यादा है, अब डेल्टा O ज्यादा है, तो अब युग्म बना लेगा। तो ये सिचुएशन जो थी, इसमें डेल्टा O का मान पाई से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन यहां जाना पसंद नहीं करेगा, यहां युग्म बनाएगा। किसमें? स्ट्रॉन्ग लिगेंड में। जबकि वीक लिगेंड में डेल्टा O कम है पाई से, तो इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा।
इसमें युग्मित होना शुरू हो जाता है, T2G पूरा बढ़ने के बाद इजिन जाएगा, जबकि इसमें पहले सामान्य चक्रण वाले सब में आएंगे, उसके बाद युग्मित होंगे। तो परबल लिगेंड किसको कहा? वह लिगेंड जो डी कक्षकों को अधिक ऊर्जा अंतराल से विभाजित करें, अर्थात जिनके लिए डेल्टा ओ ग्रेटर देन पाई या पी हो, डेल्टा ओ ग्रेटर देन पाई या पी हो, परबल लिगेंड कहलाते हैं, परबल लिगेंड कहलाते हैं। यही सेम डेफिनेशन आपको दुर्बल लिगेंड के लिए लिखनी है। दुर्बल में क्या हो जाएगा? जहां अधिक ऊर्जा अंतराल था वहां कम ऊर्जा अंतराल, और जहां डेल ओ ज्यादा था वहां पे पाई या पी ज्यादा हो जाएगा, और कोई डिफरेंस नहीं है। अब लिगेंड के आधार पर विन्यास क्या आएगा वो समझना, कि धातु के लिए D1 से D10 तक क्या विन्यास लिखे। एक बार ध्यान से समझना, मैं विन्यास लिख रहा हूं, विन्यास परबल लिगेंड होने पर परबल लिगेंड की उपस्थिति में दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में, दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में इसमें दो तरह के विन्यास बने परबल में, ज्यादा ऊर्जा वाला T2G, कम ऊर्जा वाला T2G, ज्यादा वाला EG। इसमें भी दो बने, पहला T2G और दूसरा कौन सा बना? EG। ये जो टेबल बना रहा हूं ये आपके विन्यास सीखने के लिए है, एज इट इज टेबल कभी नहीं आएगी, इस टेबल में से कोई सा विन्यास आएगा। ऐसे समझो, विन्यास है मेरे पास में D1 ध्यान से समझना, तेरे तो कैसे भग रहा है तू? यहाँ बैठ भाई, यहाँ बैठ जा। ये 7 आ रहा है, इसके एक के कोई लेंगे अपन। सारा एक साथ है, चलो बना लेते हैं, 1 मिनट, इतनी देर में तो बन जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सेट नहीं बेटा ये। दस
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ लो, इसको बनाना नहीं है, इस डायरेक्ट विन्यास लिखना सिखाएंगे। इसका लिखना नहीं है, ये केवल समझने के लिए। अब पहले इसको समझो, इलेक्ट्रॉन भरते कैसे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आने पर 10 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, समझना। ऐसे भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दुर्बल आए तो ऐसे भरना है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां समझना, D1 विन्यास है, चाहे प्रबल लिगेंड हो चाहे दुर्बल हो, इलेक्ट्रॉन T2Z में आएगा। D2 विन्यास है, कोई सा लिगेंड हो T2Z में इलेक्ट्रॉन आएगा, चाहे प्रबल हो चाहे दुर्बल हो। D3 विन्यास है, 3 इलेक्ट्रॉन T2Z में आ जाएंगे, चाहे कोई सा भी विन्यास हो। D4 विन्यास है, अब डिपेंड करेगा लिगेंड पे। प्रबल लिगेंड में ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4, चारों इसमें आ गए, ये खाली। दुर्बल में ऐसे भरेंगे 1 2 3 4। 5 में देखो प्रबल में क्या आएगा, 5 में 1 2 3 4 5। दुर्बल में 1 2 3 4 5। फिर देखो 6 में 1 2 3 4 5 6। T2Z में युग्मित हो रहे हैं। दुर्बल में 1 2 3 4 5, अब युग्मित होंगे 6। D7 में प्रबल के लिए 1 2 3 4 5 6, अब इसमें आएगा इजी में 7। दुर्बल में 1 2 3 4 5 6 7 8 में देखो D8 1 2 3 4 5 6 7 8। दुर्बल में 1 2 3 4 5 6 7 8। D9 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दुर्बल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। D10 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दुर्बल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ध्यान से देखो, इसमें जो लिगेंड का प्रभाव था वो D4 से लेकर के D7 तक के लिगेंड पे पड़ा। D1 D2 D3 को ध्यान से देखो, चाहे प्रबल हो चाहे दुर्बल हो, विन्यास सेम आता है। D8 D9 D10 देखो, जो विन्यास दुर्बल लिगेंड में वही प्रबल में। डिफरेंस केवल लिगेंड का प्रभाव केवल कौन से विन्यास पे पड़ेगा, D4 D5 D6 D7। अगर सीधा क्वेश्चन आता है अष्टफलक के संकुल में लिगेंड का प्रभाव कौन से विन्यास पे पड़ता है, D4 D5 D6 D7, कौन से पे नहीं पड़ता, D1 D2 D3 D8 D9 D10। जब अपने इस अणु की व्याख्या की थी हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड आयन, तो क्रोमियम का विन्यास D3 था, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब हेक्साफ्लोरोकोबाल्ट थर्ड आयन की व्याख्या की तो विन्यास D6 था,
लेकिन लिगेंड दुर्बल था इसलिए D6 में कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। जैसे NH3 लिया था तब युग्मित हुए थे, तब मैंने कहा था ये बात बाद में बताएंगे। तो अभी तो आपको इतना ही समझना है लिगेंड का प्रभाव किस विन्यास पे पड़ता है, D4, D5, D6, D7। इसी विन्यास को डायरेक्ट याद रखने का तरीका समझो, ध्यान से समझना। ये 5D कक्षक है, ये वाले पहले 3 कहलाते हैं T2Z, बाद वाले क्या कहलाते हैं, EZ। अगर अष्टफलक के संकुल में परबल लिगेंड आए तो इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ने हैं, समझना 1 2 3, 3 कम तो 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3 कम तो 3 नंबर का इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8 9 10, ये तो है परबल लिगेंड में। दुर्बल लिगेंड में बचपन से जो सीखा है वही बढ़ना है, मम्मी द्वारा लड्डू वितरित करने का नियम। एक माँ के 5 बेटे हो इसी तरह से लड्डू देगी, पहले सबको एक एक, फिर बच जाए तो रिपीट करना शुरू करेंगे, 6 7 8 9 10, हुंड के अधिकतम बहुलक का नियम से। तो ये तो बचपन से पढ़ रहे हो, ये वाला आपको याद रखना है। अगर परबल लिगेंड आ जाए तो ये सिचुएशन आएगी। अब मैं विन्यास लिखना सिखाता हूँ, जो पीछे लिखा था उससे चेक करना है। जैसे मान लो आपको D7 का पूछा, समझना D7 में स्ट्रॉन्ग के लिए क्या विन्यास आएगा और D7 वीक लिगेंड के लिए क्या विन्यास आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, D7 स्ट्रॉन्ग में चेक करो कहां तक आते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 तक के इलेक्ट्रॉन तो T2Z में आए, 7वां इलेक्ट्रॉन EG में गए, तो विन्यास क्या हो जाएगा, T2G6 EG1। क्या विन्यास बना, T2G6 EG1। दुर्बल में देखो 1 2 3 4 5, सब में एक एक आए, फिर 6 7, इसका मतलब 7 तक, ध्यान से देखो 7 तक नंबर वाले में, EG में 2 आ गए, T2Z में 1 2 3 और 6 7 वाले 5 आ गए, तो क्या बना, T2Z5 EG2। और भी कोई भी विन्यास आता है सीधा भर सकते हो इस लाइन से कि कैसे भरने। जैसा मान लो परबल में आपको 5 इलेक्ट्रॉन दिए, तो आपको नंबर याद रखने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, इसका मतलब सारी T2Z में आ गई। दुर्बल आता तो 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते हैं। अब ये जो लिगेंड थे, एक मिनट, उन लिगेंड को अरेंज कैसे करें, कौन से परबल है कौन से दुर्बल है। दुर्बल वाले नीचे रहेंगे, नीचे क्या रहता है पैरों में, सॉक्स। सॉक्स हमेशा पैरों में आते हैं, इसका मतलब वो नीचे। इसका मतलब अगर डोनर एटम सल्फर हो, डोनर एटम ऑक्सीजन हो या डोनर एटम हैलोजन हो तो ये वीक लिगेंड होगी। यदि डोनर एटम नाइट्रोजन हो या डोनर एटम कार्बन हो तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगी। मतलब धातु के साथ अगर नाइट्रोजन या कार्बन बंध बनाने में काम आ रहे तो स्ट्रॉन्ग, सल्फर ऑक्सीजन हैलोजन आ रहे तो वीक लिगेंड। तो ये आपके एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे रखी है, स्पेक्ट्रो सीरीज, स्पेक्ट्रो स्पेक्ट्रम श्रेणी दे रखी है। वो श्रेणी आपको लिगेंड की प्रबलता के लिए याद रखनी है। तो श्रेणी का नाम क्या लिखेंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। अब ये लिगेंड की प्रबलता का बढ़ता क्रम बता रहा हूं, ध्यान से समझना। सबसे दुर्बल है I-, उससे प्रबल होगा Br-, इससे प्रबल होगा, एक एक बता रहा हूं समझते जाना, Cl-, उससे प्रबल होगा Cl- के बाद में 1 2 F-। चारों हैलोजन मैंने ले लिए, ध्यान से देखो। I उससे प्रबल, Br
उससे परबल Cl माइनस, सबसे परबल F माइनस। इन दोनों के बीच में आता है HCN माइनस, डोनर एटम इसमें सल्फर है, वीक में आएगा। ब्रोमीन और क्लोरीन, ब्रोमाइड और क्लोराइड के बीच कौन आया? HCN। इन दोनों के बीच में नाइट्रोजन वाले आएंगे, एक तो आएगा N-3, एक आएगा NO3 माइनस। MSc की बात करें, मलिक तुली मदान बुक आती है, उसमें इन तीनों की प्रबलता बराबर मानी है, HCN, Cl, N3। बाकी अपने 12th की बुक के हिसाब से ये याद रखना है। F से प्रबल होगा OH माइनस, OH माइनस से प्रबल होगा C2O4 माइनस 2, इससे प्रबल होगा H2O, इससे प्रबल होगा NCS माइनस, यहां डोनर एटम नाइट्रोजन है, प्रबल वाला आ गया। इससे डोनर होगा EDTA माइनस 4, इससे प्रबल होगा H माइनस, इससे प्रबल होगा NH3, इससे प्रबल आपकी बुक में नहीं है, वैसे अमोनिया से प्रबल होता है पायरिडीन, फिर पायरिडीन से प्रबल होता है इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन से बाद आता है डाईपायरिडीन, इसके बाद पायरिडीन और इसके बाद डाईपायरिडीन। बट आपकी बुक के हिसाब से याद रखना है NH3En, फिर आएगा Cn माइनस, फिर आएगा NO2 माइनस और सबसे प्रबल आएगा CO। आपको जो प्रबल देखने हैं वो यहां से चेक करने हैं, ये वाले तो प्रबल की तरह ट्रीट करने हैं, प्रबल लिगेंड, और इससे पहले वाले सारे दुर्बल। जब भी आप किसी अणु की व्याख्या करो इनको प्रबल मानना है, बाकी सबको क्या मानेंगे? दुर्बल। अब एक दो बात समझना छोटी छोटी, लिगेंड की प्रबलता को कई कारक प्रभावित करते हैं, ये सीरीज आपको अच्छे से याद रखनी है। इस बार क्वेश्चन आया था नीट 2020 में, HCN, F माइनस C2O4 माइनस 2 और Cn माइनस को स्पेक्ट्रम सीरीज के बढ़ते क्रम में लिखे, तो सबसे पहले कौन आता है? HCN, फिर कौन आता है? F, फिर कौन आता? C2O4, फिर कौन आता? Cn। तो ये थोड़ा क्रम आपको टेबल याद रखनी है। इस टेबल का एक क्वेश्चन 101% आता है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आओ, डायरेक्ट नहीं आए तो अणुओं की व्याख्या में आ जाएगा। अब समझना, एक तो होती है 3D सीरीज, 3D सीरीज, 3D श्रेणी, 3D श्रेणी, एक होती है 4D, एक होती है 5D। इसमें जैसे आता है शक्ति, वक्र, मन, फीकोनी कुंजन। इसमें जैसे आ गई यारी, जरा, निभा, मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रू, राहे पड़े, आगे कूद, ये रफली लिख रहा हूं, सबको आपको याद है। ले ले, यारी यहां पे सही है, ले ले, हाप, टेबलेट, वरना, वरना रहेंगे, और इरफान पठान और हरभजन। अगर मैं इस 3D सीरीज की बात करता हूं, 3D सीरीज की, इनमें से कोई धातु आता है तब तो आपको लिगेंड को दुर्बल और प्रबल मानना है, मतलब ये दुर्बल लिगेंड की तरह व्यवहार करेंगे, ये प्रबल। अगर इनमें से कोई धातु आ गया 4D या 5D तो सारे ही लिगेंड प्रबल की तरह व्यवहार करेंगे। अगर मान लो आपको PD दे दिया या PT दे दिया, अगर मैं ये अणु देता हूं आपको NiCl4 माइनस 2, या मैंने ये दिया PtCl4 माइनस 2, दोनों सेम ग्रुप के, लेकिन डिफरेंस याद रखना है, यहां Cl दुर्बल लिगेंड है, जबकि PT के साथ, PT कौन से सीरीज का है? 5D, तो प्रबल। या इसका मतलब लिगेंड की दुर्बलता या प्रबलता केवल किसके लिए देखनी है?
3D श्रेणी के धातुओं के लिए। 4D या 5D श्रेणी का धातु है तो सभी लिगेंड प्रबल है, कोई सा भी दुर्बल नहीं है। एक चीज और याद रखनी है, अगर कोबाल्ट +3 के साथ, किसके साथ, कोबाल्ट +3 के साथ ऑक्सीजन दाता लिगेंड आ जाए, मतलब CO+3 के साथ ऐसा लिगेंड आया जिसमें दाता परमाणु कौन है, ऑक्सीजन, तो ये प्रबल लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा। प्रबल लिगेंड, इस लाइन को बहुत अच्छे से समझना, कंपटीशन में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आता है वो समझना, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, COH2O6+3 या मान लो ये आ गया COC2O4 किस VBT व CFT के आधार पर व्याख्या कीजिए। तो वहां आप क्या करोगे, H2O और C2O4 को दुर्बल लिगेंड मान जाओगे, क्योंकि ये 4 प्रबल थे, 5 बाकी सारे दुर्बल थे, तो आपने H2O को या C2O4 को क्या मान लिया, दुर्बल, जबकि ये अपवाद है, याद रखना है। अगर CO+3 के साथ ऑक्सीजन दाता लिगेंड जुड़ता है तो सभी लिगेंड किसकी तरह व्यवहार करेंगे, प्रबल की तरह। एक तो 4D 5D कोई भी धातु है, सभी लिगेंड प्रबल की तरह व्यवहार करेंगे, और एक CO+3 के साथ ऑक्सीजन दाता लिगेंड हो वो हमेशा प्रबल की तरह व्यवहार करेंगे। ये दो बातें आपको समझनी है। अब CFT के आधार पे इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करें, CFSE की, इसका नाम समझना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, हिंदी में नाम है क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, जबकि डेल्टा ओ में यहां पे विपाटन था, स्प्लिटिंग था, स्टेबलाइजर नहीं था। ये इसके बराबर आएगी, समझना, -0.4 NT2Z, मीनिंग समझना, माइनस का मतलब ऊर्जा कम होगी, कितनी कम हुई ये पढ़ा, -0.4, कितनी कम हुई, -0.4, और इसके लिए कितनी बड़ी, 0.6, तो -0.4 से गुणा करना है जितने इलेक्ट्रॉन T2Z में आए, और इसमें +6 से गुणा करना है जितने इलेक्ट्रॉन आए, तो इसमें वैल्यू क्या आ गई, समझना, -4, n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो T2Z में, प्लस 0.6 NEG डेल्टा O। ये डेल्टा O क्या है, ये भी CFSE है, लेकिन वो स्प्लिटिंग वाली है, प्लस x पाई लिख देता हूं। पाई क्या है, युग्मन ऊर्जा, और x क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। ये n T2Z और EG में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या है। इस x का मतलब है इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। अब ये कैसे ज्ञात करें, मैं 2-3 एग्जाम्पल से बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। एक मैं D1 के लिए ले लेता हूं, एक D3 के लिए ले लेता हूं, एक मान लो D7 के लिए ले लेता हूं। D1 के लिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने पर क्या होगी और वीक लिगेंड होने पर क्या होगी, तो इसमें दोनों के लिए सेम होगी, क्योंकि विन्यास सेम आता है, T2Z में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन, एक, वो एक इलेक्ट्रॉन किस में, T2Z में, तो देखना -0.4 गुणा NT2Z
1। इजी में कोई इलेक्ट्रॉन आया नहीं तो 0.6 गुणा 0, डेल्टा ओ एज इट इज, एक्स पाई एज इट इज, रिजल्ट क्या आया -0.4 डेल्टा ओ प्लस 0, यहां 0 कर देता हूं। इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी है 0, एक इलेक्ट्रॉन युग्म बनानी, इसका मतलब अगर विन्यास ये है D1, चाहे दुर्बल लिगेंड हो चाहे प्रबल लिगेंड हो, यही उड़ जाएगी -0.4। D3 छोड़ दो, D3 में भी सेम ही आएगी। D7 देखो, D7 में मैं आपको विन्यास भर के बताता हूं। प्रबल लिगेंड में से भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7, दुर्बल में से भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें आपको दिख भी जाएगा कितने T2G में कितने EG में। तो प्रबल के लिए देखना -0.4 गुना ये वाले इलेक्ट्रॉन पहले 3 कक्षक में जो है वो T2G के कितने हैं 6, प्लस 0.6 गुना EG में कितना है 1, तो 1 से गुणा कर दिया, डेल्टा O प्लस इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या देखो 1 2 3 युग्म है तो 3 पाई। अब इसमें देखो दुर्बल वाले में -0.4 गुणा, यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन इसमें 5, तो गुणा किया 5 से, प्लस 0.6 गुणा कितने इलेक्ट्रॉन इजी में 2, डेल्टा O प्लस कितने इलेक्ट्रॉन युग्म में 2, तो 2 से गुणा कर देंगे 2 पाई। ऐसे आपको D1 से लेके D10 तक ज्ञात करनी है। D1 D2 D3 दोनों के लिए सेम आएगी, D8 D9 D10 दोनों के लिए सेम आएगी। डिफरेंस कहां आएगा D4 D5 D6 D7। अब इस डेल O की वैल्यू के मतलब बता रहा हूं समझना, डेल्टा O वाला ये एक बार रब कर रहा हूं। ये डेल्टा O 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण को रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, यूवी, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड में बांटा था। तो इसकी जो पीक बनती है वो या तो पैरा बैंगनी यूवी क्षेत्र में बनती है, या इसकी पीक विजिबल क्षेत्र में बनती है, या तो दृश्य क्षेत्र में बनेगी या पैरा बैंगनी क्षेत्र में। किसकी पीक डेल्टा O की। जैसे क्वेश्चन ये आया, समझना ध्यान से, Ti H2O होल 6 प्लस 3 की यूवी क्षेत्र में पैरा बैंगनी क्षेत्र में 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक पीक बनती है, एक पीक बनती है। तो इसके लिए डेल्टा O तथा CFSE का मान ज्ञात करो। डेल्टा O तथा CFSE ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है और ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। पहले आपको ये ज्ञात करनी है डेल्टा O। कैसे ज्ञात करेंगे वो समझना। 11th में आपने तरंग आवृत्ति, तरंग संख्या, तरंग दैर्घ्य में संबंध समझा था। सेंटीमीटर इनवर्स इसके लिए लेते हैं तरंग संख्या के लिए, जो 1/λ के बराबर है, और लैम्डा बराबर होता है C/λ, आवृत्ति बराबर होगा C/λ। तो अगर मैं यहां लैम्डा की वैल्यू रखना चाहूं तो न्यू बार बराबर क्या आएगा 1/C/λ न्यू, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं उसको। सही है ना ये। अब इसकी बात करें तो E बराबर होता है H न्यू, तो न्यू की वैल्यू आ जाएगी E/H।
न्यू किसके, ई बराबर क्या होता है, एच न्यू, तो न्यू बराबर ई अपॉन एच, तो न्यू की जगह क्या लिख दूं, ई एच अपॉन सी। यहां से अपने ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। न्यू बार दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो यहां से आपके पास एक रिलेशन आएगा जो आपको याद रखना है हमेशा। एक किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा 83.7 सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर होती है। ये फिक्स संबंध है, इससे निकाल के देख लेना। 1 किलो जूल प्रति मोल किसके बराबर, 83.7 सेंटीमीटर इनवर्स के। तो अब अपने पास समझना 1 सेंटीमीटर इनवर्स कितनी ऊर्जा के बराबर होगा, इतने सेंटीमीटर इतने के बराबर, तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1/83.7 के। तो अपने को पीक कितने पे मिली, 20,300, तो 20,300, सॉरी एक 0 ज्यादा लगा दिया इसमें, 20,300 के लिए क्या आएगा, 20,300 बट्टा 83.7। कुछ नहीं करना, जिस रीजन में जितनी तरंग संख्या दे रखी है उसको 83.7 से विभाजित कर दो, ये आपके पास में डेल्टा ओ का मान आ जाएगा, जितना भी है। ये किसका मान आया, डेल्टा ओ का। दिए गए मान को 83.7 से विभाजित कर दो, डेल्टा ओ आ जाएगा। ये डेल्टा ओ यहां पे रख देना, मतलब आगे समझना। डेल्टा ओ ज्ञात हो गया पहला, तो अब क्या ज्ञात करना है, CFSE। तो टाइटेनियम +3 का विन्यास होता है 3D1। क्या विन्यास होगा, 3D1। तो क्या आएगा, -0.4 गुणा 1, ये 0 है तो छोड़ दो, कोई काम करने लिख देता हूं, 0 × 0.6, डेल्टा ओ का मान 20,300 बट्टा 83.7, आगे वाले 0 हो गए। ये वाला CFSE की वैल्यू आ जाएगी। ये आपकी कंपटीशन में आ सकता है, 12th में आपकी बुक में नहीं है। 12th में जो आपकी बुक में है वो मैं दोबारा एक बार आपको रिपीट कर देता हूं सारा। सबसे पहले अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन समझाना है। CFT में अभी तक अपने दूसरा पॉइंट चल रहा है, पहला पॉइंट तो एक लाइन का था, दूसरा पॉइंट है डी कक्षकों का विपाटन। पहला विपाटन लिया है अष्टफलकीय संकुल में। सबसे पहले इसका विभाजन का वर्णन लिख करके और ये चित्र बनाना है कि इनकी ऊर्जा कम होगी, इनकी ज्यादा, ये चित्र। इसके बाद सीधा आपको यहां आना है, डेल ओ के आधार पे लिगेंड के प्रकार, 2 प्रकार के लिगेंड, प्रबल और दुर्बल। इसके बाद सीधे आपको ये विन्यास समझना है, केवल समझना है, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका लिखने का तरीका बता दिया। फिर आपको ये सीरीज याद करनी है जो केवल 3D श्रेणी पे अप्लाई होगी। 4D और 5D के लिए तो सभी प्रबल माने जाएंगे। ये अपवाद याद रखना है कोबाल्ट के लिए, ऑक्सीजन डोनर हो तो सभी प्रबल, और फिर डायरेक्ट ये सूत्र याद रखना है, CFSE याद करना है। ये वाला आपकी कोई काम करनी है, नॉलेज के लिए मैंने क्वेश्चन बताया है, बाकी आपके कोई काम का नहीं है, बाकी कल करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।